हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी क्लास रहेगी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वायुमंडलीय दाब। तो मेरी क्लास ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, खास करके लैब असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए, क्योंकि अभी उनका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी करीब है। तो उसके लिए ये मेरी जो सीरीज़ है जो कि ज्योग्राफी की मैंने चलाई हुई है, रामबाण का काम करेगी। तो अच्छे से इन वीडियोज़ को देख के जाइए और जिससे जो है आप अपना एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, वो है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? तो देखिए, पृथ्वी की सतह के प्रति वर्ग इंच भाग पर संपूर्ण वायुमंडलीय परतों का ऊर्ध्वाधर भार वायुमंडल दाब कहलाता है। ये देखिए, जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में हम जो है एक एयर प्रेशर महसूस करते हैं कि हमारा जो धरातल है, धरातल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायु के दाब को या वायु के प्रेशर को वायुमंडलीय दाब कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। जो वायु दाब है, वायु दाब का संबंध तापमान से विपरीत होता है या विलोमानुपाती होता है। मतलब देखिए, जो तापमान है, अगर तापमान ज़्यादा होगा, जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा। अगर टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। ये संबंध जो है इसको विलोमानुपाती संबंध कहते हैं। तो तापमान और वायुमंडलीय दाब या वायु दाब के बीच में विलोमानुपाती संबंध होता है। सामान्यतः निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर वायु दाब बढ़ता है। जैसे जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ पे आप निम्न वायु दाब, निम्न अक्षांशों से, ये हमारा अक्षांश जो है ये है 0 डिग्री, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो पोल्स पे 90 डिग्री अक्षांश आ जाता है। तो यहाँ पे जब आप भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाओगे तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुदाब है, ये बढ़ता जाता है। ऐसे ही आप साउदर्न जो हेमोस्फीयर है इसमें जाओगे तो पोल्स की तरफ जो हमारा वायुदाब है वो बढ़ता जाता है। आगे देखिए, पृथ्वी पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार माना जाता है। तो काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी का औसतन वायुदाब कितना होता है। तो पृथ्वी का औसतन वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मिलीबार में मापा जाता है। अभी तक सर्वाधिक दर्ज वायुदाब अगाता जो कि रूस में है, स्थान पर 1968 में 1083.13 मिलीबार दर्ज किया गया है। तो अभी तक का सर्वाधिक वायुदाब जो दर्ज किया गया है वो अगाता में जो कि रूस में आता है, 1968 में ये दर्ज किया गया था। और कितना वायुदाब था उस टाइम पे? उस टाइम पे था 1083.13 मिलीबार एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे देखिए, न्यूनतम वायुदाब जो है वो गुआम USA 1993 में जो कि 873 मिलीबार दर्ज किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, 1643 में बैरोमीटर का आविष्कार। वायुदाब को मापने वाला जो यंत्र है उसको बैरोमीटर कहते हैं। और बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था वो टेरिसिली ने, इटली का टेरिसिली जो कि एक इटली के वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। तो पूछा जाए बैरोमीटर का आविष्कार कब किया गया था? 1643 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो आविष्कार किया गया था ये टेरिसिली के द्वारा किया गया था। अब आपको इस फिगर के माध्यम से पूरा एयर प्रेशर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बड़े अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, क्योंकि जो हम प्रैक्टिस सेट तो करते हैं, प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना ज़रूरी है। तो आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए, हमारा जो वायुमंडलीय दाब है या वायुदाब है, इसकी पेटियों का अध्ययन आपको करना है। तो वायुदाब जो हमारी वायुमंडलीय जो पेटियां हैं, वायुदाब की जो पेटियां हैं, ये टोटल 7 पेटियां हैं। 7 कैसे है? देखिए, ये हमारी भूमध्य रेखीय पेटी है, इसके बाद 3 ऊपर है और 3 नीचे है। तो टोटल हमारी 7 पेटियां आ जाती है। और 7 पेटियों में से 3 प्रमुख जो पेटियां हैं वो ताप जनित वायुदाब पेटी है, जबकि जो 4
दाब पेटियां हैं वो गतिजन्य पेटियां हैं। तो पूछा जाए गतिजन्य पेटियां कितनी हैं, तो टोटल 4 हैं। और ताप जनित पेटियां कितनी हैं, 3 हैं। और टोटल पेटियां कितनी हैं, टोटल वायुदाब पेटियां 7 है। तो जो ताप जनित पेटियां हैं इनका निर्माण तापमान से हुआ है, तापमान के कारण इनका जो निर्माण है वो हुआ है। तो 3 पेटियां ताप जनित पेटियां कौन कौन सी है, सबसे पहले जो हमारी यहाँ पे डोलडम वाला एरिया है, जो भूमध्य रेखीय पेटी है, ये हमारी आएगी, ये हमारी तापजन्य पेटी है। और इसके अंदर जो हमारी पोल्स वाली ध्रुवीय जो वायुदाब पेटी है, ये जो पेटी है ये हमारी है ताप जनित पेटी। तो ताप जनित पेटियों में 3 प्रमुख पेटियां आ गई, भूमध्य रेखीय वाली, भूमध्य रेखा विषुवत रेखीय पेटी जो है, और ध्रुवीय पेटी दोनों हमारी ताप जनित पेटी है। इसके अंदर जो हमारी 4 बची हुई जो पेटियां हैं ये हमारी ये उपोष्ण कटिबंधीय वाली और उप ध्रुवीय पेटी, ऊपर नॉर्दर्न हेमोस्फीयर और साउदर्न जो हमारा हेमोस्फीयर है यहाँ पे। तो ये टोटल हमारी 4 पेटियां हो जाती हैं, 2 नीचे दक्षिणी गोलार्ध में और 2 जो पेटियां हैं वो उत्तरी गोलार्ध में आती हैं। तो टोटल हमारी 7 पेटियां हैं। तो चलिए देखते हैं अलग अलग से इनका अध्ययन किस प्रकार से किया गया है। सबसे पहली जो हमारी पेटी आती है तापजन्य वायुदाब पेटी, ये आती है डोलड्रम या विषुवत रेखीय न्यून दाब वायुदाब वाली पेटी। जो हमारा विषुवत रेखीय पेटी है या डोलड्रम वाला एरिया है, 0 से लेकर आपका जो 5 उत्तरी अक्षांश और 5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य में है, तो ये हमारी पेटी विषुवत रेखीय न्यून दाब, यहाँ पे जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम होता है, न्यून दाब पेटी है। क्योंकि यहाँ पे जो सन है, सन की लाइट जो है एकदम सीधे पड़ती है और सन की लाइट से जो है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। हमें पता है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पे जो वायुमंडलीय दाब है वो कम होता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होता है और जहाँ टेम्परेचर कम होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में विलोमानुपाती संबंध होता है। तो चलिए देखिए, 5 उत्तरी अक्षांश से 5 दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित पेटी डोलड्रम पेटी या विषुवत रेखीय न्यून दाब वायुदाब पेटी कहलाती है। यह ITCZ क्षेत्र से संबंधित माना जाता है और इस वायुदाब पेटी में सूर्य के उत्तरायण होने पर 10 से 15 उत्तर में खिसकाव हो जाता है, जिसका प्रभाव मॉनसून की उत्पत्ति के रूप में दृश्यत होने लगता है। देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, जो भूमध्य रेखा वाली जो पेटी है, ये वाली जो पेटी है, यहाँ पे सन की लाइट एकदम सीधे पड़ती है और यहाँ पे हमारी प्रति विषुवत रेखीय धारा जो है वो प्रवाहित तो होती है और यहाँ से जो है ये व्यापारिक पवनें आती है। तो वो क्षेत्र जहाँ पे प्रति विषुवत रेखीय धारा और यहाँ पे जो है व्यापारिक जो हवाएं हैं एक दूसरे से मिलती है, तो इस मिलन क्षेत्र को बोलते हैं ITCZ। ITCZ क्षेत्र उसको बोला जाता है। तो ये जो क्षेत्र है ये ITCZ का क्षेत्र है। इसके अंदर ये देखिए जो गर्मियां हैं, जब सूर्य उत्तरायण चला जाता है, जैसे कि आज देखिए, आज जो है 21 जून है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है या योग दिवस भी आज ही है। तो उत्तरी अक्षांश की तरफ जो है हमारा सूर्य जब जाता है कर्क रेखा पर ये जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति आती है, उत्तरायण आता है, तो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। और इसी समय पर ये जो वायुदाब पेटी है ये उत्तर की तरफ खिसक जाती है। उत्तर की तरफ भी 10 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश उत्तरी दिशा में इसका जो खिसकाव है वो हो जाता है। जबकि जो है यहाँ पे 22 दिसंबर को जो सूर्य की स्थिति है वो दक्षिणायन होती है। तो दक्षिणायन होने से ये जो हमारी पेटी है ये दक्षिण की तरफ खिसक जाती है। तो ये जो पेटी है विषुवत रेखीय पेटी, ये एक स्थिर पेटी नहीं है, ये जो है इसका उत्तरायण और दक्षिणायन खिसकाव होता रहता है सूर्य की स्थिति के कारण में। तो सामान्यतः संपूर्ण पृथ्वी पर इस डोलड्रम की क्रमबद्ध श्रृंखला नहीं पाई जाती है। तो ये जो डोलड्रम वाली जो पेटी है इसकी क्रमबद्ध श्रृंखला यहाँ पे नहीं पाई जाती है। क्रीवी ने मुख्यतः इसके 3 क्षेत्र माने हैं। 3 क्षेत्र कौन कौन से माने हैं, तो देखिए, पूर्वी अफ्रीकी तट से हिंद महासागर व प्रशांत महासागर तक लगभग 16,000 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र। पहला तो ये क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र देखिए,
अफ्रीका के पश्चिमी तट पर, जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका का जो है पश्चिमी तट, ये हमारा अफ्रीका है, तो अफ्रीका का ये जो पश्चिमी तट है ये इस क्षेत्र में माना गया है क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है। और मध्यवर्ती अमेरिका का पश्चिमी तट, जो हमारा अमेरिका है, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वो इसमें आ जाएगा। इस क्षेत्र की उत्तरी सीमा NITCZ, मैंने बताया कि जब यहाँ पे सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो नॉर्थ में जो है ये प्रेशर, ये जो हमारी बेल्ट है वो खिसक जाती है, तो उसको बोलते हैं NITCZ। और जब इसका दक्षिण की तरफ खिसकाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं SITCZ, इसको बोला जाता है SITCZ। आगे देखिए, व्यापारिक पवनें इन सीमा क्षेत्रों में पहुंचकर तीव्र संवहनीय तरंगों के रूप में ऊपर की तरफ उड़ जाती है। यहाँ पे सन की रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे जो जल है वो वाष्पीकरित हो जाता है, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे संवहनीय तरंगें उठती हैं और इस कारण धरातल पर शांत वायु क्षेत्र पाया जाता है। ये जो एरिया है यहाँ पे शांत वायु क्षेत्र पाया जाता है, इसीलिए इसको शांत पेटी या फिर डोल्ड्रम एरिया कहा जाता है। आगे देखिए, धरातल से कुछ ऊंचाई के बाद इस अवस्था में विपरीत पवन प्रवाह देखा जाता है और ये शांत प्रवाह भंग हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी पेटी आती है वो आती है तापजन्य पेटियों में। तापजन्य पेटियों में नेक्स्ट जो हमारी पेटी आती है वो आती है ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। ये जो वायुदाब पेटी है ये हमारी पोल्स वाली पेटी है। ये वाली जो पेटी है इसको जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो सन है, सन की लाइट नहीं पड़ती है, तो यहाँ पे जो है पूरा साल सर्दी छाई रहती है और तापमान और वायुदाब के बीच में विलोम संबंध होने के कारण यहाँ पे जो टेम्परेचर तो कम होता है। कम टेम्परेचर होने से यहाँ पे जो वायुदाब है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये जो पेटी है ये उच्च वायुदाब पेटी कहलाती है। तो ध्रुवीय पेटी जो है वो उच्च वायुदाब पेटी कहलाती है। तो ये देखिए, जो हमारी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है इनकी संख्या 2 है, जो कि मैंने बताया नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। उच्च अक्षांशीय ध्रुवों में न्यूनतम तापमान के परिणाम स्वरूप ठंडी वायु के कारण इन पेटियों का निर्माण हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जो पेटियां हैं इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पे इनका निर्माण जो है तापजन्य होता है, यहाँ पे सन की जो लाइट है वो नहीं पहुँच पाती, इसी प्रकार से इनका जो निर्माण होता है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर भी उच्च पाया जाता है। यहाँ पर हवाएं अरीय रूप में उपध्रुवीय न्यून वायुदाब क्षेत्र की ओर संचलित होती है। यहाँ पे जो हवाएं हैं वो कहाँ पे प्रवाहित होती है? अरीय रूप में उपध्रुवीय न्यून वायुदाब क्षेत्रों की ओर संचलित होती है। यहाँ पे जो हवाएं हैं वो इस प्रकार से चलती है, तो यहाँ पे जो है एक उपध्रुवीय पेटी का निर्माण होता है, जो कि हमारी गतिजन्य पेटी है, जिसका अभी हम वर्णन करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारी आती है गतिजन्य वायुदाब पेटियां या गत्यात्मक वायुदाब पेटियां। तो गत्यात्मक वायुदाब पेटियों में देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति, कॉरियोलिस इफेक्ट और फेरल के नियमानुसार सम्मिलित प्रभाव से पृथ्वी पर कुछ अन्य वायुदाब पेटियां निर्मित होती हैं, जिनकी संख्या ग्लोब पर 4 है। ये जो है पेटियां, इनकी संख्या 4 है। और इसके बाद जो हमारी पेटी आती है गतिजन्य पेटियों में, पहली पेटी हमारी आती है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। तो ये जो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, ये पेटी हमारी यहाँ पे न्यून वायुदाब पेटी है। न्यून वायुदाब पेटी से ऊपर की जो पेटी है 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में दोनों गोलार्धों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ये पेटी पाई जाती है और इन्हें अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। और ये जो हमारी पेटी है इन्हीं को अश्व अक्षांश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारे व्यापारी थे ये यहाँ से जब अश्वों को लेके जाते थे नाव में, तो यहाँ पे पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ नाव को आगे की तरफ ले जाना असंभव होता था, तो वो लोग अश्वों को, अपने जो घोड़े हैं, घोड़ों को जो है समुद्र में फेंक देते थे, जिसके कारण से इसका नाम जो है अश्व अक्षांश पड़ा है। आगे देखिए, डोल्ड्रम क्षेत्र से ऊंची उठी हवाएं ध्रुवों की ओर संचलित होते हुए ठंडी
वह भारी होने लगती है। साथ ही कोरियोलिस प्रभाव के कारण यह इन क्षेत्रों के ऊपरी वायुमंडल में स्थिर होकर अवतलित हो जाती है। तो प्राचीन काल से ही अश्वों के व्यापारी इस क्षेत्र में पहुंचकर उच्च वायुदाब के कारण डूबने से बचने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे, इसलिए इसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारी ये भूमध्य रेखीय जो पेटी है, यहाँ से जो धाराएं हैं ये ऊपर की तरफ उठती हैं और ऊपर की तरफ उठकर ये हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी है, यहाँ पे बैठने लग जाती है और जिस कारण से यहाँ का जो प्रेशर है वो उच्च हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं हैं इस क्षेत्र से, भूमध्य रेखीय क्षेत्र से जो हवाएं उठी है वो यहाँ पे आके अवतलित होती हैं या नीचे की तरफ बैठती है, तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई हो जाता है। ये हमारी लो प्रेशर बेल्ट है, ये हमारी हाई प्रेशर बेल्ट है। तो इसके बाद देखिए कोरियोलिस इफेक्ट। कोरियोलिस इफेक्ट क्या होता है? तो हमारा जो कोरियोलिस इफेक्ट है ये क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति के परिणामतः पृथ्वी पर गतिमान प्रत्येक वस्तु अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि हवाएं जो है ऊपर की तरफ विक्षेपित हो जाती हैं, जिसे कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। तो ये हवा का जो विक्षेपण होता है इसी को कोरियोलिस कहते हैं। इसे फ्रेंच गणितज्ञ कोरियोलिस द्वारा 1835 में सिद्ध किया गया था, इसीलिए इसको कोरियोलिस इफेक्ट कहते हैं। इस प्रभाव के आधार पर अमेरिकी वैज्ञानिक फेरल ने एक नियम प्रस्तुत किया था। तो इसी आधार पर फेरल ने भी अपना एक नियम प्रस्तुत किया। तो ये फेरल महोदय क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि वायु की दिशा की ओर पीठ करके खड़ा होने पर उत्तरी गोलार्ध वायु का दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। ये देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ पर यहाँ पे जो हवाएं उठी हैं, तो ये उठने वाली हवाएं दक्षिण की तरफ, मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इसका जो ये वाला भाग है, यहाँ पे जो हवाएं वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाएंगी और इधर जो है हवाएं ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ मुड़ जाएंगी। तो ये कहते हैं हमारे फेरल महोदय। इसके बाद देखिए इसी प्रभाव से ग्लोब पर वायुमंडलीय परिसंचरण, चक्रवात, सागरीय धाराओं की दिशा आदि निर्धारित होती है। अश्व अक्षांशों पर नीचे उतरती हवाएं डोलड्रम तथा उपध्रुवीय न्यून वायुदाब क्षेत्र की ओर संचलित होती है और क्रमशः व्यापारिक और पछुआ पवनों का निर्माण होता है। तो इसी के कारण जो हमारी व्यापारिक और पछुआ पवनें निर्मित होती हैं। नीचे अवतलित हवा इन क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर प्रति चक्रवातीय दशा तथा स्थायी शुष्कता निर्मित करती है, जिस कारण से इन अक्षांशों के महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यही कारण है कि जो हमारा जो महाद्वीप है, महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर मरुस्थल पाए जाते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं गतिजन्य जो हमारी दो और पेटियां हैं जो कि उत्तरी और दक्षिण में हैं, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र। तो ये जो हमारी पेटी है इनकी टोटल संख्या जो है वो 2 है। तो ये जो हमारी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है ये 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, मतलब दोनों गोलार्धों में ही ये विस्तृत है। इसकी संख्या, इनकी जो संख्या है वो 2 है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली पवनों व अश्व अक्षांश से आने वाली पवनें अभिसरण कर ऊपर उठती हैं और इस कारण न्यून वायुदाब क्षेत्र निर्मित हो जाता है। तो यही कारण है यहाँ पे जो है न्यून वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हवाएं हैं उच्च वायुदाब क्षेत्र है, उच्च वायुदाब क्षेत्र से आने वाली जो पवनें हैं, अश्व अक्षांश से आने वाली जो पवनें हैं उनका अभिसरण होता है, वो यहाँ पे आके जो है उतरती है उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पर। तो यहाँ पे जो वायुदाब है वो निम्न पाया जाता है। यहाँ से ऊंची उठी हवाएं अश्व अक्षांश व ध्रुवीय उच्च वायुदाब के लिए उत्तरदायी होती है। यह क्षेत्र 2 विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों का अभिसरण क्षेत्र होता है। यहाँ पे 2 विपरीत स्वभाव वाली, मतलब एक तरफ से तो गर्म हवा आ रही है
और दूसरी तरफ से ठंडी हवा आ रही है, तो यही होती है विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियाँ। तो जब ये एक दूसरे की तरफ आती है तो इस क्षेत्र को बोलते हैं अभिसरण क्षेत्र। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे वाताग्र बनते हैं। तो वाताग्र की स्थिति भी आप देखिए कि जब दो विपरीत स्वभाव वाली जो वायु राशियाँ है वो एक दूसरे की तरफ अभिसरित तो होती है तो वाताग्र बनता है। तो यही जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को वाताग्र क्षेत्र या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पत्ति का क्षेत्र माना जाता है। जहाँ पे वाताग्र बनते हैं वहाँ पे जो हमारे है चक्रवात की स्थिति होती है, चक्रवात में भी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है यहाँ पे जो है वाताग्र की स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, वाताग्र नहीं बनते हैं। तो मोस्टली आपके जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है यहीं पर वाताग्र बनते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से ऊपर उठी हवा का कुछ भाग पृथ्वी की घूर्णन गति के साथ तेजी से ऊपरी वायुमंडल में परिध्रुवीय भंवर की भांति घूमने लग जाता है। और जो ये परिध्रुवीय भांति घूमने लगता है तो यही जो दशा है ये अक्षांशों के उत्तरी भाग में होती है और इस परिध्रुवीय भंवर को ही जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व की तरफ एक हवा जो है प्रवाहित तो होती है जिसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। और हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में 9 से 12 किलोमीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। तो ये था हमारा वायुमंडलीय दाब। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया है, तो बड़े अच्छे से इस वीडियो को देख के जाइएगा। अगर आप अच्छे से इन वीडियोस को देखते हो जो कि अभी मैं करवा रही हूँ तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो जाता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।